नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सुनीता मंजू। साहित्य चर्चा के अंतर्गत आज हम लोग फिर लेकर आए हैं वैशाली थापा जी का काव्य संग्रह मेरे घर में पृथ्वी। इस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। ये इनका पहला काव्य संग्रह है और इसी वर्ष अगस्त के महीने में आया है हिंदी स्थान प्रकाशन से। जैसे कि मैंने इनकी कहानी बनमाली कथा में पढ़ी थी, नीले गुलाब का संगीत। तो मेरे पहले शब्द यही थे, जो पहला विचार मेरे मन में आया कि एक ताजी हवा का झोंका, कि जैसी वो कहानी लगी मुझे, तो इनकी कविताएं पढ़ते हुए भी पुनः वही विचार मेरे मन में आया कि एक ताजी हवा का झोंका, एक नयापन हर तरह से इनकी कविताओं में भी है। और कहानी में जैसा था वैसा कविताओं में शब्द के तौर पे कहें या प्रयोग के तौर पे दो दो तीन तीन पंक्ति की भी कविताएं इसमें कई सारी हैं। काव्य संग्रह पूरी तरह 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि एक एक शीर्षक के अंतर्गत उस तरह की कविताओं को संकलित किया गया है। हमारे साथ उसके संपादक शिवम चौबे जी हैं। स्वागत है सर आपका श्रीकाल में। और कवियत्री वैशाली थापा जी हैं, आपका भी स्वागत है। और अंशिका कसानी जी हैं। तो ये तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। आज हम लोग इस काव्य संग्रह पे बात करेंगे। और पहले मैं थोड़ा सा इन लोग का परिचय दे दूं। वैशाली थापा जी ये भीलवाड़ा राजस्थान में जन्मी है और हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई इन्होंने की है और कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए भी लिखती हैं, इनका बाल साहित्य भी प्रकाशित हुआ है। अभी वर्तमान में ये एक निजी विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रही हैं और यह इनका पहला काव्य संग्रह है मेरे घर में पृथ्वी। शिवम जी ये अभी इलाहाबाद से जुड़े हैं। इनका जन्म लखनऊ में हुआ और ये इनकी पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश से ही हुई है। बगाड़, पाखी, कृति, बहुमत आदि पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित हैं और वर्तमान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शोध कार्य कर रहे हैं। स्वागत है सर। अंशिका कसाना जी भोपाल से जुड़ी है। माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है और राजस्थान पत्रिका में फेलो है। 2 वर्षों तक इन्होंने थिएटर भी किया है और अभी भोपाल आकाशवाणी में कंपेयर है। तो बातचीत करने से पहले मैं काव्य संग्रह का मैं बता रही थी कि 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें यह दुख नहीं हिरण की आंख है, चकोर के प्रेम में पड़ गया चांद, ऊँघने की चाह में घोड़े ने युद्ध से इनकार किया, उल्लू की याद में सिर्फ उजाला, मोर का संगीत सावन, जमीन शुतुरमुर्ग का आसमान, चींटियों के सपने में नींद। ये कुल वो शीर्षक मैं पढ़ रही हूँ जिनके अंतर्गत कविताएं हैं। बहुत ही सोच समझ कर, ये भी मुझे एक नया प्रयोग लगा कि शीर्षक जो है उसकी कोई कविता नहीं है, जो शीर्षक अलग से दिए गए हैं। तो बहुत कुछ इसमें नयापन है। और मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया इसमें जमीन शुतुरमुर्ग का आसमान, जो कि विशेष तौर पे बहनों के लिए उसमें लिखा गया है कि ये महिलाओं से संबंधित पूरा ये शीर्षक है। अब मैं आमंत्रित करूंगी अंशिका जी को। अंशिका जी, आप इस काव्य संग्रह के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्योंकि ये तीनों लोग हमारी आज की युवा पीढ़ी हैं जो आज लिखने में पढ़ने में सक्रिय हैं। तो एक नए विचार मैं चाहूंगी कि मैं आशा करती हूँ कि हम लोग को सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अंशिका जी, आप अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वैशाली जी को ढेर सारी बधाई। मुझे याद आ रहा है, पंडित रविशंकर जी ने एक अपने साक्षात्कार में कहा था कि साज जो होता है वो अपना कंठ, अपना गला खुद चुनता है। कविताओं के साथ, कहानियों के साथ, साहित्य के अंतर्गत जो भी आता है उनके साथ भी एक चीज है, कविताएं घटती सबके साथ है। सबकी आंखें नम होती हैं, सब उदास होते हैं, सब चुप बैठते हैं, लेकिन उनको शब्दों में उकेर पाना, उसके साथ भी यही है कि कविताएं खुद चुनती हैं कि वो किसके हाथों से, किसके पन्नों पर उतरना चाहती हैं। वैशाली जी की एक कविता जो शायद अभी तक मैंने पढ़ा, शायद इसमें नहीं है, बहुत छोटी सी कविता है। वो कविता उस बात का जस्टिफिकेशन है, उस बात का पोर्ट्रेयल है जो भूमिका में गीत जी ने लिखा है कि कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हम चुप हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें ढेर सा दुख होता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें पढ़कर हमारे भीतर कुछ जाग जाता है। तो वो जो एक स्पेस की बात
भूमिका में उन्होंने की है। इन्हीं की एक कविता है, जब हम बहुत अकेले रहने लगते हैं, तो ये याद नहीं रहता कि किसके जाने के बाद अकेले हुए थे, बस इतना याद रहता है कि अकेले हैं। तो वो स्पेस उनकी कविताओं में है। और कविताओं के साथ एक चीज मुझे जो लगती है वो ये भी है कि वो कहानियां नहीं है, वो गद्य नहीं है। उन्हें एक बार में किसी संग्रह को खत्म कर देने से किताब खत्म होती है, कविता खत्म नहीं होती। ना वो आपके अंदर उस तरह से उतर पाती है जो सोच के लेखक ने, कवि ने लिखी है। और रविशंकर जी की बात की, और एक कविता जो आखिरी कविता है किताब की, कविता का नाम है संगीत सबके दुख सुख, सबके सुख दुख जानता था। सितार पर जो कसते थे तार, खड़ताल की लकड़ी जो घिसते थे, कसने घिसने से उनकी उंगलियों में उत्पन्न हुआ कंपन, वादकों की उंगलियों तक पहुंचा। बांसुरी बेचने वाले की पुकार, बांसुरी बजाने वाले की फूंक में शामिल हो जाती थी। हारमोनियम और श्रोता दोनों एक ही हवा में सांस लेते थे। गाने और सुनने वालों के दिल साथ एक ही धुन पर थिरकते थे। संगीत ने नहीं किया कोई भेदभाव, संगीत सबके सुख दुख जानता था। और कविता जिन्होंने, जिसको समर्पित है, दूसरा पन्ना खोलते ही कि माँ के लिए, मुझे लगता है दूरी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सबसे करीब हम सब, जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है वो हमारी माँ के साथ बनता है। क्योंकि उन्होंने बात भी की है कि पेट की कोख में ही शायद मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली थी, या वो स्मृतियां मेरे साथ अभी भी हैं। कितनी किस तरह वो कहना मुश्किल है। तो माँ के लिए ये कविता, एक कविता है इनकी खुरचन। तो वही वाली बात है कि ये हम सब ने देखा है होते हुए, ये हम सबको पता है, लेकिन वो पढ़ के जो आप रुक जाते हैं, आप ठहर जाते हैं कि ये लिखा भी जा सकता है, ये कैसा जादू है। तो खुरचन कविता है, मैं रोज अपनी पीठ खुरचती हूँ, खुरचने से नई कृति उभरती है। पृथ्वी पर नदियां खुरची गई, खुरचन आवश्यक है, क्योंकि चलने के लिए जरूरी है ठोकर, गिरने के लिए सागर, संभलने के लिए समतल। मैं जाने वालों के सभी रास्ते खुरचना चाहती थी, मगर खुरचने से नए रास्ते बन जाते हैं। नहीं था मालूम सबके खा लेने के बाद माँ भी खा जाती है, खुरचकर ग्राम भर धातु। मुझको जब खरोचा गया तो संवेदनाओं के सिवा कुछ नहीं बहा। मैं रोज अपनी पीठ खुरचती हूँ, शब्द उभरेंगे पीठ से, मैं एक दिन उड़ जाऊंगी। और एक एक हम सबके प्रिय कवि विनोद कुमार शुक्ल, जब आप उनकी कविता पढ़ते हैं कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, हताशा को मैं नहीं जानता था, व्यक्ति को जानता था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। तो उसी से मिलती जुलती एक कविता है फर्क। मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव उसमें आ गया है, लेकिन आपको लगता है कि बहुत कुछ है जो मिलता है। और अम, कई कवि ऐसे होते हैं, कई लोगों से आप बहुत नहीं मिल पाते, लेकिन उनका लिखा, उनका जिया हुआ जब आप कहीं और पढ़ते हैं तो वो एक अलग अनुभव है, अलग जादू है उसका। फर्क, जिस दिन फर्क पड़ना बंद होता है चीजें भयावह हो जाती हैं। समय उल्टी दिशा में भागने लगता है, पैर आसमान से जमीन पर लौट आते हैं और कविताएं विलुप्त हो जाती हैं। प्रेम और क्रांति के समाप्त होने का संकेत होता है फर्क नहीं पड़ना। जिस दिन फर्क पड़ना बंद होता है दुनिया केंद्र से परिधि पर आ जाती है। सारी वो चीजें जिससे ध्वनि निकलती है मौन हो जाती है। हाथ पैर मारकर चीखने की जरूरत नहीं बचती। मौत की प्रतीक्षा और जीवन की स्वीकार्यता के बीच अनकही कहानियां झूलने लगती हैं। दुख और संघर्ष से निजात की शुरुआत होती है
फर्क ना पड़ना। और एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि कविता काव्य संग्रह का जो नाम है मेरे घर में पृथ्वी, वो ज़रूर मेरा एक सवाल है कि वो ज़रूर बताएँ कि उसके पीछे की क्या कहानी है या वो क्या सोचकर लिखा गया? और बाकी इस मैं भी नाम पढ़ की रही कोई हूँ। कविता नहीं है, इस नाम की कोई कविता नहीं इस है। नाम की कोई कविता भी नहीं है। जी, जब हम वैशाली जी के पास आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बस मुझे लगता है अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जादू है अच्छा ठीक है। और ये जादू सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। जी, जी। ठीक है, इसमें कहीं-कहीं मुझे ऐसा भी लगा पढ़ते हुए कि बहुत ही निजी बातें जो अपनी डायरी में लड़कियाँ लिख दिया करती हैं किशोरावस्था में या ऐसे कभी वो भी उस वो भाव भी मुझे पढ़ते हुए लगा कि ये किसी की पर्सनल डायरी की तरह भी लगी। मतलब ऐसा लगा नहीं कि कविता लिखी जा रही है, लोगों क के सामने जाएगी या प्रकाशित होगी। बस अपने विचारों को कह दिया गया है, वैशाली जी ने कह दिया है। कुछ एक कविताएँ जो है ना बहुत मुझे जिन्होंने प्रभावित किया जैसे सेफ्टी पिन कितनी आराम से हम लोग इधर-उधर उसको पड़ी हुई है, इधर सेफ्टी पिन फेंक दी, उधर रख दी, उठा के रख दी कहीं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए पूरे घर को छान मारते हैं कि एक सेफ्टी पिन मिल जाए, कभी चप्पल टूट जाए या कभी आपका कपड़ा कहीं से अचानक फट जाए बस-वस में या ट्रेन में कहीं फँस के, तब आपको सेफ्टी पिन की ज़रूरत महसूस होती है और उसका महत्व पता चलता है। किस तरह से वैशाली जी ने इसको जोड़ दिया महिलाओं से। ये बात बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित मैं हुई इससे कि बिल्कुल सही कहा कि पत्नी है, घर में है, बस है तो है, कर रही है अपना। लेकिन कभी-कभी उसकी जब ज़रूरत पड़ती है तो उसकी ढूँढ में जैसे कि इन्होंने लिखा है कि यज्ञ में साथ बैठने के लिए, कथा पूजा में साथ बैठने के लिए, पार्टियों में साथ जाने के लिए। तो मुझे यहाँ पर ये भी याद आया कि एक प्रसंग है रामचरितमानस में कि वो श्री राम जो है ना सीता की सोने की मूर्ति बनवाते हैं अपने साथ में रखने के लिए कि पत्नी के बिना यज्ञ संभव नहीं होता है। पता नहीं रामायण में है या रामचरितमानस में है, ये प्रसंग कहीं पर है। तो वो मुझे याद आया कि पत्नी के बिना काम भी नहीं चलने का लेकिन उसको वैसे मतलब उपेक्षित ही रखा जा रहा है एक सेफ्टी पिन की तरह। और भी कविताएँ हैं, नई नई दुल्हन, खाना, फला फला की दुश्मन होती है, जो माँ पे खुरचन कविता आपने पढ़ी, ये भी बहुत ही एक उत्तेजित करने वाले विचार था कि 1 ग्राम धातु जो है वो माँ खा जाती है। इस बर्तन में खाना पकता है, खुरचन के साथ-साथ 1 ग्राम धातु उसका ज़रूर आ जाता होगा और वो माँ खा जाती है। ये भी बहुत विचलित करने वाली कविता थी। तो अब मैं आती हूँ शिवम जी के पास। आप अपने विचार इस कविता संग्रह के बारे में रखें और कोई कविता पढ़ना चाहे तो पढ़ दें लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम विचारों को जानें और कविताओं को मतलब बाद में मतलब एक आध कविता। ज़्यादा कविता पाठ फिर वो कविता पाठ वाला कार्यक्रम हो जाएगा। हम लोग इस पे चर्चा चाह रहे हैं कि और जिसको भी ये कविता संग्रह लेना होगा वो अमेज़न पे उपलब्ध है, मेरे घर में पृथ्वी। आप ले सकते हैं जिसको रुचि हो इसमें। और वैशाली जी को तो बधाई मैंने नहीं दी, बहुत-बहुत बधाई आपके इस संग्रह के लिए। और शिवम जी अब आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? स्त्री काल के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को नमस्कार। अ, वैशाली जी को आप सभी बधाइयाँ दे रहे हैं, मेरी भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ क्योंकि हम इस किताब पे पहले भी हमने साथ में काम किया है और संपादन की जो एक ज़िम्मेदारी होती है, हालाँकि वो दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो उससे उसमें ये बहुत अच्छी बात होती है कि लेखक से एक बहुत अच्छा संबंध बन जाता है। हम बार-बार कविताओं को पढ़ते हैं, बात करते हैं, उस पे बहस करते हैं कि ये चीज़ है तो क्यों है, ऐसी है तो क्यों है? या हम इसको बदलना चाहते हैं तो क्यों बदलना चाहते हैं? तो ये सब काम करते हुए वैशाली जी के साथ और हम लोगों आपस में भी ये सब चीज़ें हुई। और जो आपने अभी एक कविता का ज़िक्र किया शीर्षक से कोई कविता क्यों नहीं है, तो वो अभी वैशाली जी बताएँगी। उस पे भी हम वैशाली जी ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मैं जो बात अभी अंशिका जी ने की कि शीर्षक से पहले मैं संपादन की बात कर रहा था, तो उसी पे आता हूँ कि चूँकि प्रकाशन भी नया है और वैशाली जी भी मुझे लगता है कविताएँ कम प्रकाशित हुई हैं।
कहानियाँ अधिक प्रकाशित होती रही हैं। वनमाली कथा में मैंने खुद कई बार कहानियाँ पढ़ी हैं इनकी और बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। ये पहला संकलन है मेरे घर में पृथ्वी जो कि एकदम नए प्रकाशन से आया है और एकदम नई कवि का है, तो ये भी बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है ये। अ, तो हुआ यूँ कि 2 कवि पहले भी प्रकाशित हो चुके थे, उसके बाद फिर हमने सोचा कि और भी खोजते हैं, और भी चीज़ें, कविताएँ पढ़ते हैं। तो उसमें फिर वैशाली की कविताएँ अच्छी लगीं और उनका चुनाव किया गया, फिर उनको छापा गया। तो शीर्षक ही अपने आप में, जैसे अभी अंशिका बात कर रही थी कि ऐसा शीर्षक क्यों है? और उन्होंने विनोद कुमार शुक्ल का भी ज़िक्र किया। तो विनोद कुमार शुक्ल की ही एक कविता है, घर में अन्न जल होगा कि नहीं की चिंता, पृथ्वी में अन्न जल की चिंता होगी। पृथ्वी में कोई भूखा, घर में भूखा जैसा होगा, और पृथ्वी की तरफ लौटना, घर की तरफ लौटने जैसा। तो बार-बार जब मैं ये कविता पढ़ता हूँ और फिर ये संग्रह का नाम हमारे सामने आता है, मेरे घर में पृथ्वी, क्योंकि देखिए पृथ्वी में घर या पृथ्वी पे घर होने की इच्छा जो है वो यहाँ पे जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, मतलब मनुष्य ना भी हो वो, कोई भी प्राणी हो, जीव-जंतु सभी सभी अपना एक घर चाहते हैं इस पृथ्वी पे। लेकिन मेरे घर में पृथ्वी की इच्छा जो, ये जो चाह है अपने घर में पृथ्वी को देखने की, ये अपने भीतर उन सभी के सुख-दुःख को समाहित करने की एक चाह है मेरे हिसाब से, मैं जिस तरह से शीर्षक को देख पाता हूँ। तो उस तरह से इसे समझता हूँ और ये मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी बात है कि आप किस तरह से अपने निजी जीवन से उठ करके, अपने व्यष्टि से उठ करके और सभी को समाहित करने की कोशिश करती हैं। आप अपने भीतर में एक पृथ्वी को देखती हैं, आप अपने घर में एक पृथ्वी को देखती हैं, आप बहुत सारे ऐसे सृजन के, जिनको हम कहते हैं कि उम्मीद के बीज फूट रहे हैं। तो कविता से बात की गई तो एक पहली ही जो कविता है, दुःख ऊब जाएगा, छोटी-सी कविता है, कि सोचती हूँ अमूमन, मेरा क्या है इधर, दुःख जिसे छीन लेगा। क्या निर्मित हुआ है भीतर, जिसे वो खत्म कर देगा। मुझ में क्या जन्मा है, दुःख जिसे मार देगा। दुःख अंततः क्या कर पाएगा दुःख। निर्जन में खाली हाथ बैठा रहेगा, ऊब कर एक दिन कपड़े झटक कर चला जाएगा। तो ये जो एक बात है, बहुत छोटी-सी कविता में बहुत बड़ी-सी बात है कि आखिर दुःख जो है वो क्या ही कर लेगा हमारा, कितना बिगाड़ पाएगा हमारा। बहुत अधिक से अधिक करेगा तो हमें नष्ट कर देगा, इससे अधिक तो कुछ नहीं कर सकता। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि कोई एक बड़ा तूफ़ान जो है वो एक बहुत बड़े पेड़ को तो उखाड़ सकता है, लेकिन एक बीज को वो बहुत नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो बीज को उड़ा के इधर से उधर कर देगा, वो बीज को पानी में डाल देगा, मिट्टी के आस-पास रहेगा। लेकिन वो कहीं भी रहे, अगर उसको खाद, पानी और धूप मिलेगी तो उसमें फलने की संभावनाएँ हमेशा बनी रहेंगी। तो अगर हम भी जो है इस तरह से देखें कि हमारे विचार कितना भी टूटें, लेकिन अगर वो बचे हुए हैं, हम में अगर वो ताकत है, वो जो विरोध की एक भावना होती है या प्रतिरोध की कह लें या समानता की कह लें, अगर हमें वो विचार बचा हुआ है या उसकी ज़रा-सी इच्छा भी बची हुई है, तो ज़रूर हम जो है उस चीज़ को आगे बढ़ा पाएँगे। उसको हम फलते-फूलते हुए देख पाएँगे। और बात है कि मेरे घर में पृथ्वी को हम और किस तरह से देख सकते हैं कि सुख-दुःख की बात हमने कर ली। अ, और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम केवल अपना अ, एक आदमी की चिंता करेंगे, तो भी हमारा अपना जीवन जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारे अपने जीवन में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि अकेले से जीवन कभी बना ही नहीं है। जीवन बहुत सारे लोगों के मेल से और उनकी सहायता से बना हुआ है। मैं दूसरी कविता पे आऊँगा कि जिस तरह से इसमें बहुत अलग-अलग खंडों में आपने ज़िक्र भी किया, बहुत सारे 7 खंडों में ये सारी कविताएँ हैं, जो कि उनके नाम भी बहुत सुंदर-सुंदर हैं। जो भी हैं कि मेरे पास किताब है नहीं तो मैं उसे पीडीएफ पे खोल रहा हूँ। एक कविता और बहुत छोटी-सी कविता है, जो कि किताब के बैक कवर पे भी रखी गई है, कामना।
मैं वो कविता पढ़ना चाहूँगा। 1 मिनट बस। कामना एक कविता है, बहुत छोटी-सी कविता। ईश्वर मुझे विनम्र बनाए, ईश्वर मुझे विनम्र बनाए, निरंतर विनम्र बनाए, इतना विनम्र बनाए कि जब भी कोई मेरी हत्या करने आए तो मेरी विनम्रता से मारा जाए। मतलब इस कविता में केवल 5 पंक्तियों की कविता है और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बात है इस कविता में कि आप सोचते हैं कि मतलब पुरुषों में अधिकतर क्या होता है, पितृसत्ता की जो एक खास बात है, वो हमेशा ताकत के समर्थन में रहती है। वो हमेशा ताकत की ओर चलती है, ताकत के साथ चलती है और मुझे लगता है कि एक विनम्रता से अ, किसी को पराजित कर देना अपनी विनम्रता विनम्रता से, तो ये बात शायद कोई एक स्त्री ही सोच सकती है। क्योंकि उसका मन इतना कोमल है कि वो जो है ये इतनी बड़ी कल्पना कर रही है कि अगर कोई उसकी हत्या भी करने आ रहा है, तो वो उसकी विनम्रता से मारा जाए। वो उसकी ताकत से वो अपने ताकत से उसको नहीं मारना चाहती। तो ये बातें आप तभी सोच सकते हैं जब आपको विनम्र होना आता रहेगा। जब आप दुनिया के साथ और इस पृथ्वी के साथ विनम्र बने रहेंगे, तभी आपके अंदर ये ख़्याल आएगा। एक कविता जैसे एक इस कविता की बात अभी आशिक़ा जी ने की, संगीत सबके सुख-दुःख जानता था। ये भी बहुत अच्छी कविता है। हम संगीत को इस तरह से नहीं देख पाते हैं। या बाकी कविताओं की रचना प्रक्रिया क्या रही है, उसपे वैशाली जी को ही बोलना है, वो खुद बोलेंगी। मैं 1-2 कविताओं का और ज़िक्र करूँगा जिसमें किस तरह से जो मैं की भावना है, वो ख़त्म होती है और हम किस तरह से पूरी दुनिया को अपने अंदर शामिल करते जाते हैं। उसपे एक कविता है खला। खला पेज नंबर 74 की कविता है। अ, एक कविता है, ये भी छोटी-सी कविता है, खला। क्या होगा जब कोई उलट देगा ब्रह्मांड? सारे गोले, तारे, सूरज अपने झोले से खनकाता हुआ झाड़ देगा उन्हें और यह आकाश खाली हो जाएगा। उतना खाली जितना खाली होता है आदमी अपने भीतर से मैं झाड़कर। यहाँ मैं को झाड़ देने की बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये कविता भी या इस किताब में जो कविताएँ हैं, वो पहले अफ़सोस की कविताएँ रही हैं और बाद में फिर जो है उनसे एक लड़ाई की कविताएँ हैं, मतलब एक आवाज़ है उन कविताओं में, एक प्रतिरोध है, जो जैसे फिर इसमें आगे कहती हैं कि झोले से निकल कर सिक्के, धूल और कागज़ के टुकड़े गिरते हैं ज़मीन पर, झोले से निकल कर शायद चाँद, सूरज भी होते होंगे दूसरे ब्रह्मांड में, झोले से निकल कर बस मैं ही है जो लौट आता है वापस। तो ये यहाँ पे जाकर के एक अफ़सोस है ये कवि के अंदर भी है और ये उन सभी लोगों के अंदर ये अफ़सोस है जो उस विनम्रता की तरफ हैं, जो उस विनम्रता की बात करते हैं कि अ, कोई अगर उनकी हत्या भी करने आए, तो उनकी विनम्रता से मारा जाए। तो ये यही अफ़सोस है। अभी हाल ही के एक कार्यक्रम में इलाहाबाद के एक प्रोफ़ेसर हैं, प्रोफ़ेसर अली अहमद फ़ातमी, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आपका जो आपकी कविता में जो मैं है, अगर वो बहुत सारे लोगों के हम से मिलकर के नहीं बना हुआ है, तो आपकी कविता लिखने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आपका मैं वो केवल आपका पर्सनल मैं बन के रह जा रहा है, तो वो फिर कविता में उसको रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और उससे आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते, किसी भी व्यक्ति के बारे में, ना एक व्यक्ति के बारे में, ना एक समाज के बारे में और उससे आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। तो जो बहुत सारे लोगों के हम से मिलकर के बना हुआ मैं है, वो यहाँ पे वैशाली ये चाहती हैं कि वो अगर मैं लौटे भी, तो वो उस तरह का मैं लौटे, जो बहुत सारे लोगों के हम से मिलकर के बना हो और हम अपनी एक कविता के माध्यम से जो केवल हम लिख रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों की आवाज़ बनती हुई लगे। केवल वो हमारी अपनी कविता बन के ना रह जाए। ये अगर ऐसा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है फिर कविता की पहुँच बहुत छोटी हो जाएगी और जो उसके पाठक हैं, वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वहाँ तक कविता नहीं पहुँच पाएगी या कविता के जो मायने हैं, वही अपने आप में साबित नहीं हो पाएँगे। तो और इन कविताओं में जो है एक कविता और है मेरा घर कहाँ है बाबा?
ये बहुत मज़ेदार चीज़ है कि आप एक अपने घर के अंदर एक पृथ्वी की कामना करते हैं और फिर ये सवाल भी आपको हमेशा कचोटता रहता है कि मेरा घर कहाँ है बाबा? ये बड़ी मज़ेदार बात भी है और अपने आप में ये बहुत पीड़ादायक भी है कि आजीवन आपको अपना घर तलाशना है। ये कविता पेज नंबर 129 पे है, जहाँ तक अ, एक मिनट तो वही मैं जो बोल रहा था कि आप एक तरफ मतलब ये आदमी मतलब मनुष्य की कल्पना है ये या कवि की कल्पना है ये कि उसके घर के भीतर पृथ्वी है। वो अपने घर के भीतर हर किसी के मतलब पृथ्वी के भीतर हम सब घर चाहते हैं और एक कवि है जो पृथ्वी के अपने घर के भीतर पृथ्वी चाहता है। हाँ, यानी कि हर किसी का घर उसके घर के भीतर बन रहा है या वो रखने की एक उसके भीतर एक इच्छा है। और फिर ये सवाल आता है कि मेरा घर कहाँ है बाबा? नहीं जचता तो छोड़ दो, अपना सामान बाँध लो, तुम यहाँ से चली जाओ। क्या सोचकर तुमने मुझ में अकाट स्वाभिमान भर दिया बाबा, अब मैं इसे ही धीरे-धीरे काट रही हूँ। मेरे सारे तर्क, मेरे सारे सत्य इस प्रश्न पर अपनी बगलें झाँकने लगते हैं कि अटैची बाँध लेने के बाद मैं किस दिशा की ओर निकलूँगी, किस ठौर चलूँगी, मेरा ठिकाना कहाँ है बाबा, मेरा घर कहाँ है? वही बात हो गई कि लोग ऐसा कहते भी हैं कि जो सबके बारे में सोचता है, उसका अपना कुछ कोई उसके बारे में नहीं सोचता या जो सभी को साथ लेके चलने की कोशिश करता है, वो अकेला रह जाता है। तो वही पीड़ा इस कविता में भी दिखाई देती है कि स्त्रियाँ ही खासकर मनुष्य की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि सभी के अपने-अपने घर होते हैं, पुरुष भी अपने घर बना लेते हैं और स्त्रियाँ बहुत समय तक अपना घर बनाती हैं और उसके बाद फिर छोड़ के चली जाती हैं। ये बात तो मुझसे बेहतर आप लोग जानते ही हैं। तो वो पीड़ा इस कविता में हम बहुत गहरे उतर के अगर पढ़ें तो देख सकते हैं कि इस तरह की कविताएँ हैं। इस किताब में बहुत सारी कविताएँ हैं ऐसी बिजली को लेकर के और बादलों को लेकर के जिस तरह से इनके बिंब गढ़े गए हैं कि बारिश कुछ और नहीं, भागते हुए बादल का सिर जल है। मतलब ये भी सोचना मतलब कल्पनाएँ बहुत बहुत सारी कल्पनाएँ हैं और उन कल्पनाओं पे उतरना, उन कल्पनाओं के बारे में सोचना भी काफ़ी बड़ी बात है। मुझे लगता है कि और बातें मैं कॉन्क्लूज़न में बाद में भी कहूँगा। ठीक है, बाकी शिवम जी। बस धन्यवाद। बढ़िया आपने विश्लेषण किया इस संग्रह का और मुझे भी और नई बातें आपके इन विचारों से मिली कि हाँ, फिर एक बार और पढ़ा जाए तो और नई बातें उसमें होती हैं। जैसे मेरा घर जी। कहाँ है से ही शुरू करते हैं, तो मेरा घर कहाँ है ये प्रश्न हर स्त्री के ज़हन में रहता ही है और हर ये तो मतलब बहुत दिनों से ये चले आ रहा है कि तुम अपने घर जाकर करना, ये तुम्हारा घर नहीं है पति का। लेकिन साथ ही साथ एक ये भी बात मैं कहना चाहूँगी कि स्त्रियाँ जहाँ मतलब 1 दिन भी रहती हैं, उसको भी घर बना लेती हैं। अगर आप जाएँ, ट्रेन में आप यात्रा में हो, तो ट्रेन के कंपाउंड को भी वो घर जैसा ही बना देती हैं। तो ये ख़ासियत भी है स्त्रियों में कि मेरा घर कहाँ है, खोजते हुए भी वो जहाँ जिस जगह रहती हैं, थोड़ी देर के लिए भी आप देखिए एक अगर बैचलर मतलब पुरुष रह रहे हों किसी किराए के मकान में और वहाँ 2 लड़कियाँ या 1 भी लड़की रह रही हो, तो उस घर में और उस घर में कितना अंतर होता है। तो ये ख़ासियत भी है महिलाओं की कि वो अपना घर हर जगह बना लेती हैं। वो रोड पर भी अगर रात को रहना पड़े, तो वहाँ भी वो अपना घर जैसा माहौल एक क्रिएट कर लेंगी। तो ये जी, एक ये तो वही चीज़ है। सृजन की इच्छा का मामला है कि उनके हुँ। अंदर सृजन करने की कितनी क्षमता है कि हर जगह वो इस तरह से देखती हैं। पिता के घर को उतने दिनों तक सजाती हैं, फिर उसको छोड़ के चले फिर एक घर उनको नया मिलता है, फिर उसको भी वो सजाने में, बनाने में जुट जाती हैं। तो ये एक ख़ासियत भी है, घर ना होने के साथ-साथ ये ख़ासियत भी है कि हर जगह उनका घर है। हर जगह को वो घर बना लेती हैं अपना। अ, खुरचन तो हमने बता ही दिया हाँ, कामना जो थी, कामना एक विनम्र होने की कामना, ये एक नयापन इसमें है कि ये चीज़ें, ये मूल्य अब दब रहे थे, अब खत्म हो रहे थे कि नहीं हमको विद्रोह करना है, हमको विरोध करना है, हमारा ये शोषण हो रहा है तो हमको उसका प्रतिकार मतलब ये चीज़ें पिछले काफ़ी समय से विनम्रता और करुणा, दया ये चीज़ें, ये मूल्य दब रहे थे। तो यहाँ पर मुझे इन मूल्यों का उभार दिखा जो कि पुनः उसमें आ रहा है कि नहीं हमको विनम्र रह कर के जो बुद्ध की बात आती है, अहिंसा सत्य वाली या महात्मा गांधी की बात आती है सत्य अहिंसा सहयोग वाली, वो चीज़ इसमें दिखाई देती है कि विनम्रता से कोई मारा जाए कि आखिर तो है मनुष्य ही इसके अंदर भी हृदय होगा तो हम
क्यों ना प्रतिकार के बदले हम उसको उसके प्रति इतना अच्छा हो जाएँ कि वो बदल ही जाए, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और इसके बाद अब आते हैं हम लोग वैशाली जी के पास। अ, इसी बात पर एक घर वाली बात पर ही मैं एक बात और याद आ गई, जो अभी यहाँ पर हमारे यहाँ बिहार में ज़मीन के सर्वे का काम हो रहा था, अभी फिर बंद हो गया है। बड़ी मज़ेदार मुझे एक अनुभव मिला कि महिलाएँ इसमें शांत थी। चाहे बेटियाँ हों या बहुएँ हों, बल्कि नाम उसमें देना था कि ये पिता है तो इनके कितने बच्चे हैं, बेटियाँ-बेटे सबका नाम देना था। लेकिन उनको कोई अफ़रा-तफ़री कुछ नहीं। और लड़के जो थे, पुरुष जो थे, सारे बेचैनी में एकदम मेरा सर्वे नहीं हुआ, मेरा नाम आया कि नहीं, कहीं मेरा नाम कट ना जाए। तो वहाँ पर मुझे बड़ी हँसी भी आ रही थी कि इसी के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और अब आप ही लोग को तो करना है ना, पुरुषों भुगतो अब करो, भागा-दौड़ी करो, महिलाओं को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना है। उनके नाम से भी रहेगा तो वो उनको वास्तव में मिलता तो है नहीं, किसी और के ही सहमति असहमति से उसको अगर ये प्रॉपर्टी है भी महिला के नाम पे तो कितनी उसकी चलती है, बहुत कम चलती है कि वो उसको बेच सके या उसका कैसे यूज़ कर सके। तो ये एक बात मुझे याद आ गई ज़मीन सर्वेक्षण वाली कि मेरा घर कहाँ है, मैं मुझे वो भी याद आ रहा था। वैशाली जी, आपसे हम जानना चाहेंगे इन कविताओं की रचना प्रक्रिया, क्योंकि बहुत लंबे समय की कविताएँ मुझे लग रही हैं इसमें। ऐसा लग रहा है कि बचपन मतलब किशोरावस्था की भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, युवावस्था की दिख रही हैं, फिर विवाह होता है, मतलब ऐसा जैसा मैंने कहा कि डायरी की तरह मुझे कहीं-कहीं दिख रहा था कि कुछ चीज़ें जो भाव व्यक्त किए गए हैं, उन्हीं को प्रकाशित किया गया है। तो आप कुछ बताइएगा रचना प्रक्रिया के बारे में, और ये जो शीर्षक है मेरे घर में पृथ्वी, और बाकी भी जो शीर्षक हैं, चकोर के प्रेम में पड़ गया चाँद, मोर का संगीत सावन, तो ये अलग से शीर्षक हैं, इनकी कविताएँ नहीं हैं। तो ये संपादक महोदय का कार्य है या आपका कार्य है इसको शीर्षक देना, और कौन-कौन कविताएँ किसके अंदर आएँगी? तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे वैशाली जी। सुनीता जी, शिवम जी, अंशिका, आप सभी का बहुत नमस्कार और श्रीकाल के सभी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत आभार कि आप हमें सुन रहे हैं। अ, रचना प्रक्रिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं लिखने में बहुत ज़्यादा सहज हूँ, मगर जब बात आती है बोलने की, तो थोड़ा-सा दबाव मुझे हमेशा लगता है। अ, अगर मुझे कहीं वक्तव्य देना हो या कोई अपनी बात रखनी हो तो अ, हो सकता है कि थोड़ा संकोच होने के कारण मैं थोड़ा-सा दबाव महसूस करती हूँ। तो कोई भी अगर गलती हो, त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए। अंशिका और शिवम जी ने जब कविताएँ पढ़ी मेरी और जिस तरह से उन्होंने इस किताब पर चर्चा की, तो एक बहुत महान संत थे। उन्होंने ये कहा है कि आप जब एक रचना प्रक्रिया करते हो, जब तक आप खुद को एक साक्षी के तौर पर नहीं देखते, साक्षी का अर्थ है मतलब जब तक आप खुद को बाहर निकाल के खुद को नहीं देखते, तब तक आप एक रचना नहीं कर सकते। तो जब ये दोनों मुझे पढ़ रहे थे और इसके बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को साक्षी के तौर पर देख रही हूँ। इतनी सारी नई बातें और हर एक पंक्ति को लेकर या कविताओं को लेकर इस नज़रिए से भी इसे देखा जा सकता है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ इसका। मतलब कुछ पंक्तियाँ तो ऐसी थी जैसे कि मेरा घर कहाँ है बाबा, मैंने बिल्कुल भी उसको मेरे घर में पृथ्वी से जोड़कर कभी देखा ही नहीं, कि वाक़ई में इन दोनों को इस तरह जोड़ा जा सकता है। तो मतलब कि अगर ये किताब हर पाठक के हाथ में आएगी तो हर कविता का, हर पंक्ति का वो अपना मतलब निकाल सकता है, जो कि बेहतर है, अच्छी बात है कि एक अगर कृति है तो वो जिस पाठक के हाथ में आने के बाद वो उसकी कृति हो जाती है। लेखक की कृति वो तब तक रहती है जब तक वो उसे लिखता है। मैं अगर रचना प्रक्रिया के बारे में बात करूँ तो बहुत सुनीता जी आप बहुत सही हैं कि ये जो कविताएँ हैं बहुत बचपन की हैं, बहुत छोटे से ही मुझे लिखना बहुत पसंद था। होता ये था कि मेरे घर में अखबार आता था और बच्चों की जो कहानियाँ आती, कविताएँ आती हैं तो वो रविवार
के दिन आता था और मैं उसे पढ़ती थी। मुझे बहुत रोचक लगती थी वो कहानियाँ। उसके बाद जो स्त्रियों के लिए जो सौंदर्य बढ़ाने के जो नुस्खे आते हैं, वो पढ़ने में मज़ा आता था। और भोजन की जो सामग्रियाँ होती हैं, विधियाँ, क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो सब कुछ हम अखबार में या पत्रिकाओं में ही पढ़ते थे, तो उनको पढ़कर बड़ा मज़ा आता था। तो मैं लिखती थी, बहुत पहले से लिखती थी। पर जिस परिवेश से मैं आती हूँ और जो जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मैं पढ़ी-लिखी हूँ, वहाँ पे वो परिवेश बिल्कुल भी साहित्यिक नहीं है। मतलब कि वहाँ कोई लिखता-पढ़ता नहीं है ज़्यादा। तो ऐसे माहौल में अगर कोई बच्ची लिख रही है, तो वो बड़ी ऐसी बात होती थी कि ये क्यों लिख रही है और इसका क्या क्या मतलब है ऐसे लिखने से? तो बहुत छुपा के मैं लिखती थी। डायरी में लिखती थी, उसको अपने बैग में रखती थी और घर में कहीं ऐसा कोना ढूँढती थी जहाँ पर मैं उसको छुपा सकूँ, कोई उसे देखे ना। कई बार ऐसा होता था कि बड़ी बहनें देख लेती थी। तो होता है ना कि छोटी बहन का मज़ाक उड़ाना या अरे ये क्या तुम क्या लिख रही हो? इसका क्या मतलब है? तो कई बार अपनी लिखी हुई पंक्तियाँ फाड़ कर फेंक दी है गुस्से में और कई-कई दिन लिखना बंद कर दिया है कि नहीं लोग मज़ाक उड़ाएँगे, क्यों लिखना है? फिर जैसे कि हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं छोड़ सकते कि आप मैंने कहा है कि जो हमारे 9 महीने की जो स्मृति है और पता नहीं ये कैसा होगा पर मुझे लगता है कि हमारे भीतर की जो स्मृति है वो कई वर्षों की है। तो इसलिए हम जब कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा क्रोध करता है या ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा शांत रहता है। तो इस व्यक्ति का ये स्वभाव है, इस व्यक्ति का ये व्यवहार है, तो ये सब वो अपनी स्मृतियों से बना है, जो कि मैंने इस किताब की भूमिका में भी लिखा है। यानी कि उसकी बहुत पहले की स्मृतियाँ हैं। तो मैं भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाई। तो कई बार मैंने नहीं लिखा, मैं रुकी, पर मैंने अपने वो स्वभाव लौट आया हमेशा। फिर लिखने लगी, फिर ऐसा कुछ हुआ कि मन किया कि ना लिखूँ। पर धीरे करके कुछ टाइम तक जो भी लिखा उसको सहेज कर भी रखा और फिर एक टाइम आया कि लोगों ने स्वीकार कर ही लिया कि हाँ, ये लिखती है और ये लिखेगी। उसके बाद फिर मैंने भी ये स्वीकार किया और फिर सोशल मीडिया आया बहुत ऐसी बात है कि सोशल मीडिया में जब मैंने पोस्ट करना शुरू किया तब लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दोस्तों का बहुत अच्छा साथ रहा यहाँ पर। दोस्तों ने बहुत एनकरेज किया, उसके बाद फिर स्कूल, कॉलेज और वहाँ की टीचर्स और लोगों ने बहुत सराहा। उसके बाद फिर अंततः मैंने भी स्वीकार किया कि हाँ, मुझे लिखना ही है। फिर शादी हुई उसके बाद मुदित के साथ भी एक ऐसा ही परिवेश मिला जहाँ पे बहुत सारी लिखने-पढ़ने की चीज़ें थी, कहानियाँ लिखना शुरू किया। तो सभी कविताओं को संजो कर उसके बाद मैंने सोचा कि एक कविता संग्रह आना चाहिए और ये आपके सामने है। मैं इसके शीर्षक की बात कर लेती हूँ, मेरे घर में पृथ्वी अन्य जो शीर्षक है 7 खंडों के जो शीर्षक है वो हालाँकि मेरे ही द्वारा दिए गए हैं। जैसे हमारा जो जीवन है वो एक तरह का नहीं है। तो कुछ न कभी दुःख है, कभी सुख है, बहुत सारा प्रेम का अतिरेक है, कभी बिल्कुल प्रेम से हम रिक्त हो जाते हैं। कभी एक पल में सब कुछ अजनबी हो जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ पर सब कोई हर कोई पराया है। कभी ऐसा लगता है कि सब अपने हैं। तो एक किताब भी एक स्वभाव की नहीं हो सकती। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हर एक कविताओं को जो एक दूसरे से कहीं न कहीं मिलती-जुलती नज़र आती है, जैसे कुछ प्रेम की कविताएँ हैं, कुछ कविताएँ ऐसी हैं जो स्त्रियों की कविताएँ हैं, कुछ कविताएँ ऐसी हैं जो अकेलेपन की कविताएँ हैं, कुछ ऐसी कविताएँ हैं जिसमें याद है किसी की। तो उन कविताओं को हम एक-एक भाग में बाँट सकते हैं। फिर मैंने उनको नाम देने की कोशिश की, हालाँकि इसमें बहुत समय लगा कि हम हर एक भाग को कैसे नाम दे सकते हैं। पर जब मैं इनको नाम दे रही थी तो वो समय बहुत मज़ेदार था क्योंकि मैं अपने मन में सोचती रहती थी कि प्रेम की कविताओं को क्या नाम दिया जा सकता है या याद की कविताओं को क्या नाम दिया जा सकता है। तो दुःख
जो है, दुःख की कविताओं को जब भी मैंने नाम दिया तो हिरन जो है उसकी आँखें जो है वो बहुत करुणा से और दुःख से भरी हुई नज़र आती है। जब भी मैं किसी हिरन को हालाँकि जब भी मैं अपनी स्क्रीन में या टीवी में कभी किसी हिरन को देखती हूँ और उसका चेहरा जब पास से दिखाया जाता है और उसकी आँखें जब दिखाई जाती है तब लगता है कि इनकी इन आँखों में कितनी दुःख और कितनी करुणा भरी हुई है। तब मुझे लगा कि इस भाग का नाम हम यह रख सकते हैं कि यह दुःख नहीं हिरन की आँख है। चकोर के बारे में एक बात मैंने सुनी थी कि चकोर जो है वो हालाँकि उसमें विज्ञान है पर कहीं न कहीं कहा जाता है कि चकोर जो है वो चाँद से प्यार कर बैठता है, प्रेम कर बैठता है और वो उसको तब तक टकटकी बाँधे देखता रहता है जब तक कि उसकी आँखों से आँसू नहीं गिरने लगते हैं। कई बार तो ये कहा जाता है कि वो चाँद को देखते-देखते ही अपने प्राण त्याग देता है। तो मिथ भी हो सकता है पर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो फिर मैंने सोचा कि चकोर के प्रेम में पड़ गया चाँद। मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़ थी कि परवाने का नाम भी लिया जा सकता है कि परवाना जो है वो आँख को देखकर कैसे प्रकाश को देखकर उसमें अपने देह को निहित कर देता है। ऊँघने की चाह में घोड़े ने युद्ध से इनकार किया। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में इतने भाग-दौड़ भरा जीवन होता है कि हम आराम करना भूल जाते हैं। तो ये जो कविताएँ हैं जहाँ पे बैठने की इच्छा है, जहाँ पे कुछ ना करने की इच्छाएँ हैं, उस कविता के भाग को मैंने ऊँघने की चाह में घोड़े ने युद्ध से इनकार किया। तो कभी-कभी मेरे दिमाग में ये होता है कि जैसे पहले जब काफ़ी युद्ध हुआ करते थे, अलग-अलग राजा जब अपने-अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध करते थे, तब क्या होता अगर उनके जो घोड़े थे, अगर वो इनकार कर देते कि नहीं हम युद्ध में नहीं जाएँगे। तो अगर वो इनकार कर देते तो शायद ऐसा होता कि वो युद्ध होता ही नहीं। उल्लू की याद में सिर्फ उजाला, तो ये याद की कविताएँ हैं जहाँ पे हम किसी को याद करते हैं। तो उल्लू के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि वो रात को ही देख सकता है, तो उसकी याद में सिर्फ उजाला है। मोर का संगीत सावन में इस प्रकृति की सारी कविताएँ हैं, जिसमें मैंने बिजलियों की कविता और बारिश की कविता, पेड़ की कविता, बसंत की कविताएँ हैं। जो सुनीता जी ने कहा कि ज़मीन शुतुरमुर्ग का आसमान जो भाग है वो मुझे भी बहुत पसंद है। बचपन से ही मैंने बहनों जिनमें बहुत सारी मेरी 9-10 कज़िन्स को मिलाकर 9-10 बहनें थी और किसी का भी जीवन ऐसे नहीं गया कि बहुत सरल, बहुत आसान या बहुत सुंदर जीवन निकला हो। बहुत कठिन और इतने ज़्यादा संघर्षों से भरा हुआ मैंने उनको बचपन से देखा कि मैं हमेशा देखती थी कि अगर ऐसा जीवन मेरा होता तो शायद मैं नहीं जी पाती या मैं उसे झेल नहीं पाती। तो बहनों के नाम इसलिए क्योंकि हर हर बहन के जीवन में कोई अलग तरह का, अलग प्रकार का संघर्ष था। तो उनके लिए मैंने ये भाग उनको नाम किया है जिसमें स्त्रियों की कविताएँ हैं, स्त्रियों के लिए कविताएँ हैं, जिसका नाम है ज़मीन शुतुरमुर्ग का आसमान। यानी कि शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ नहीं पाता है, पर उसके लिए जो ज़मीन है वही उसका आसमान हो जाता है। स्त्रियों के लिए भी यही है, उसके लिए ईश्वर ने कोई आसमान नहीं बनाया है, मगर ज़मीन भी दी है तो स्त्रियाँ ज़मीन को ही आसमान समझ के उड़ती हैं। आखिरी है चींटियों के सपने में नींद। ये उन लोगों के लिए है जो कि अच्छे हैं, इतने साफ हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि काश इतनी ही साफ और इतनी ही अच्छी अगर पूरी दुनिया होती तो क्या होता। तो जहाँ पर मैंने थोड़ा-सा राजनीतिक कविताएँ भी बोल सकते हैं, जहाँ पर चाँद पर चाय जैसी कविताएँ भी हैं। तो वो मैंने चींटियों के सपने में नींद के नाम से अ, इसमें रखा था। मैं
वैशाली जो जी, एक हाँ कहूंगी, नई नई दुल्हन और खाना, सेफ्टी पिन, इन तीनों में से कोई जो आपकी प्रिय कविता हो, एक आप पाठ कर दे कविता का। नई नई हाँ बिल्कुल दुल्हन या बिल्कुल। मैं क्योंकि सेफ्टी मुझे ये पिन तीनों जी, ठीक है। हाँ, मैं सेफ्टी पिन तो ऐसा था कि मैं अपने मायके में जब शादी नहीं हुई थी, मैं अपना फर्श बुहार रही थी और फर्श बुहारते-बुहारते कई बार ऐसा होता था कि एक सेफ्टी पिन उस बुहारने में आ जाती थी। तो वो सेफ्टी पिन ऐसा लगता था कि अब मैं इसका क्या करूँ? मैं इसको अब डस्टबिन में नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि कभी न कभी मेरे काम आएगा और ये इतनी भी कीमती नहीं है कि मैं उसको उठाकर किसी ऐसी जगह रख दूँ जहाँ पर कीमती चीज़ें रखी जाती हैं। उस से मेरे दिमाग में वो कविता बनी, तो मैं सेफ्टी पिन पढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि इस संग्रह का नाम मेरे घर में पृथ्वी आखिर क्यों पड़ा, तो शिवम जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक कविता है इसमें, वो कविता मैं पहले पढ़ना चाहूँगी। उसका नाम है अब करवट ली है उसने। उसकी नंगी पीठ मेरे उरोजों को आमंत्रण है। उसकी देह में निहित सूक्ष्म शरीर का दिल गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। मैं कहीं से भी गिरूं, पहुंचूंगी उसकी जमीन पर ही। कभी लहूलुहान, कभी पंख की तरह धीरे से उसकी त्वचा में हो जाऊंगी विलीन। उसमें ही नदियां बहती है, पहाड़ रहते हैं, पेड़ उगते हैं। उसकी मुस्कान की लंबाई से बदलती हैं ऋतुएं। वो जब हंसता है, मौसम भी ना ठंडा हो जाता है। दिन रात उसकी पलकों के करिश्मे हैं। मैं कई सदियों से सजीव निर्जीव होकर उसमें ही बस रही हूँ। जीवन है उसमें। कई प्रकाश वर्ष बाद अब करवट ली है उसने और संपूर्ण जीवन को मैंने अपनी बाहों में भर लिया है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, वो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जो आपके घर में है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसी में है। उस व्यक्ति को ऐसा देखकर लगता है कि अगर ये नहीं रहा तो शायद मेरी दुनिया नहीं रहेगी, और वो व्यक्ति आपके घर में है। उसे देखकर जब लगता है कि दुनिया आपके घर में है, तब दिमाग में आता है कि मेरे घर में पृथ्वी। वो सोचकर मैंने ये कविता लिखी थी और जब शिवम के पास ये कविता पहुंची तो कवि उनका कहना था, ये हालांकि वो संपादक हैं, तो उनका कहना था कि ये अन्य कविताओं से थोड़ी सी अ, कमतर मुझे नज़र आ रही है। अब तो वो ये चाहते थे कि मेरे घर में पृथ्वी चूँकि किताब का टाइटल है तो वो इस कविता में ना जाए। तब मैंने इस कविता का नाम रखा अब करवट ली है उसने। पर उसका जो पूरा पूरा जो विचार है वो ये है कि आपके हर हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है, वो कोई भी हो सकता है, वो सिर्फ आपका प्रेमी नहीं, वो कोई भी हो सकता है, जो आपके घर में रहता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया है और अगर ये नहीं होगा तो शायद मेरी दुनिया नहीं होगी। तब हम कहते हैं कि मेरे घर में पृथ्वी। तो इस तरह से फिर किताब का जब नाम मेरे घर में पृथ्वी था, तो इस कविता का नाम बदलकर अब करवट ली है उसने, ये हो गया। तो ये इसकी टाइटल का ये था। मैं सेफ्टी पिन पढ़ती हूँ और सेफ्टी पिन के अलावा मैं एक और कविता पढ़ना चाहूँगी। सेफ्टी पिन। मैं नहीं फेंकती उसे कचरे में, बस उठा कर रख देती हूँ यहीं कहीं, किसी जगह पर जहाँ कीमती वस्तुएं नहीं रखी जाती। मैं जब बुहारती हूँ फर्श, जहाँ तहाँ मिल जाया करती हैं किसी गैर जरूरी निरर्थक वस्तु की तरह सेफ्टी पिन, जिसे फेंका नहीं जा सकता, इतनी बड़ी बहुमूल्य भी नहीं कि संभाल कर रखा जाए। वो बीच की होती है,
जैसे बीच का सत्य जो झूठा साबित होने से बचने के लिए बोला जाता है, जैसे बीच का आदमी जो न मारता है न बचाता है, बीच का प्रेम न अपनाता है न जाने देता है। मगर कई बार कहीं निकलते हुए इन सेफ्टी पिन के ना मिलने पर लिबास बदल लेना पड़ता है, पूरा पूरा घर खंगाल लेना पड़ता है। इनकी अनुपस्थिति महफिलों की झुंझलाहट बन जाती है। तुमको भी तो रोजमर्रा में सरका ही दिया जाता है, ऐरी गैरी जगहों में आलतू फालतू मानकर उपेक्षित कर दिया जाता है। मगर कभी कभी अकस्मात तुम बहुत जरूरी शय की तरह उभरती हो, हवनों में बैठाई जाती हो, रस्मों में बुलाई जाती हो, पार्टियों में तुम बिन तुम्हारे देवताओं के बड़े बड़े सौदे नहीं होते, मंच से हाथ भर जोड़ लेने से तुम्हारी सत्ताएं बदल जाती हैं। जब तक तुम रसोई में पाँव न रखो, भूख की उम्मीद पूरी नहीं हो पाती। मुन्ने का पाखाना धोने से लेकर परमेश्वर के बिस्तर पर सजने तक तुम बेहद अनिवार्य हो जाती हो। तुम एक रस्म निभाती हो और अचानक दो घरों की नींव बन जाती हो। तुम दो विपरीत दिशाओं की डोरियां जोड़ती हो, मगर फिर भी अपने प्रति कृतज्ञता के दो शब्द खोजने में असफल हो जाती हो। एक और कविता है, क्या मेरे पास समय है सुनीता जी, मैं एक और कविता पढ़ सकूं जी, तो? एक और छोटी सी पढ़ दीजिए, क्योंकि अब हम लोग का समय समाप्त हो जाएगा, तो हाँ, दोनों लोग बिल मेहमानों की छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे। ठीक है, आप पढ़ लीजिए कविता। हाँ, ठीक है। एक कविता है 30 बरस की लड़की का इंटरव्यू। उसने कहा वो इसलिए नहीं हंसती क्योंकि उदास रहने पर उसके होंठ खूबसूरत लगते हैं, हंसने पर उसके होंठ गायब हो जाते हैं, पर उदासी गायब नहीं होती। जब उससे पूछा क्या तुम आस्तिक हो, तब वो अपने प्रेमी को याद करती है और कहती है जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है तो मुझे भूल जाता है, जैसे कि मैं उसका ईश्वर हूँ। उसने स्मृति के बारे में बताया, उसने अपना शहर छोड़ दिया है और क्योंकि घर शहर के अंदर था तो घर भी छूट गया है। घर के अंदर की दुनिया थी बस जो नहीं छूटी। व्यक्ति के बारे में बताते हुए वह कहती है कि वह एक यात्री है, वह चुप की यात्रा करती है और शब्दों तक पहुंचती है, व्यक्ति तक नहीं। समाज और अधिकार के नाम पर वह खींच जाती है। वह बताती है कि उसने अपना बहुत सारा समय बर्बाद किया है न्याय एवं अधिकार की बहस पर। वह समझ चुकी है कि अधिकार बहस से नहीं मिलते, कदम उठाने से मिलते हैं। जीवन के बारे में कहती है अब वह ठीक उस प्रकार जीना चाहती है जिस प्रकार वह जी सकती है। वह अपने मन के लोकतंत्र की आज़ादी चाहती है। वह अब चाहती है पूर्णतः अपने व्यवहार में बने रहना। प्रेम के बारे में पूछने पर वह कुछ देर चुप हो जाती है। एक गहरी सांस के बाद वह प्रेम के बारे में कुछ नहीं कहती। चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। आत्मा के बारे में बताती है कि अपनी आत्मा को मारकर अब वह अपनी प्रतिधारणाएं पैदा नहीं करती। उसको खुद में अब कुछ नजर नहीं आता बदलने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी दोनों कविताएं। अब हम लोग का समय बहुत कम रह गया है। मैं चाहूंगी शिवम जी, अंशिका जी, आप लोग अंत में कुछ कहना चाहें। पहले अंशिका जी और फिर हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। फिर शिवम। अंशिका जी। जी, जो आपने शुरू में बताया था कि 7 खंडों में किताब को विभाजित किया गया है, तो जो पहला जो नाम है, यह दुख नहीं हिरण की आंख है। अक्सर जब हम तस्वीरें देखते हैं, पोर्ट्रेट्स देखते हैं, तो सबसे पहले आंखों पे नजर जाती है, क्योंकि वो भले ही चित्रकार है लेकिन उसका भी जो एक कवि मन है कि वो आंखों को किस तरह देखता है, उससे पता चलता है उसकी तस्वीर कैसी। तो
और निर्मल वर्मा जी भी एक अपनी एक कहानी में वो कहते हैं कि आपने कभी घोड़ों की आंखों में झांक कर देखा है? ऐसा लगता है जैसे बहुत किसी आत्मीय चीज से अलग हुए हैं पर उस दुख के आदी नहीं हो पाए। तो मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कह रही हूँ, शायद कोई संदर्भ भी ना हो इस बात का, लेकिन आंखों के प्रति वो जो एक नजर है कि आंखें, ये दुख नहीं हिरण की आंख है, बहुत मिलता जुलता है। और शिवम जी ने पहली कविता का जिक्र किया था, दुख उग जाएगा। तो ये मुझे बहुत अभी मुझे रियलाइज हुआ, इतना सुंदर विरोधाभास है कि पहली कविता में कवि कह रही है कि दुख क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक कपड़े झटक कर चला जाएगा। लेकिन हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो हम उनके साथ बहुत तमीज से पेश आते हैं। हमको सिखाया जाता है कि ये इन दिनों में तुमको कोई शैतानी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, वो मेहमान है। लेकिन जो घर के सदस्य होते हैं, माँ बाप है, बहनें हैं, भाई है, उनसे हम कैसे भी बात कर लेते हैं और अंततः बोल देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे, लड़ झगड़ के चले जाओगे घर से। लेकिन ना वो जाते और ना हम चाहते कि वो जाए। हाँ, दोनों में ये विश्वास रहता है कि वो कहीं जाएगा नहीं। तो इस कविता में जितनी बेतकल्लुफी के साथ कह दिया गया है कि दुख क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा चला जाएगा। लेकिन फिर एक और ही कविता है, जड़ों में दुख, कि दुख कभी लौटा नहीं क्योंकि वो गया नहीं। सुख अपनी सुगंध लिए आता जाता रहा, दुख मेरी जड़ों में था। तो जी, दुख के हम साथ लोग जो ये एक थोड़ा रिश्ता है। मैम जी थोड़ा-सा हम लोग शिवम जी को भी सुन ले, 2-4 मिनट ही बचे हैं क्योंकि जी हम जी लोग जी, बस 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 एक आखिरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि सबसे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमूमन ये होता है, अब तो हमें जिस भी हम लेखक को कवि को पढ़ते हैं तुरंत गूगल करते हैं, उनकी प्रोफाइल दिख जाती है तो एक अंदाजा लग जाता है, ओ ये ऐसे लगते हैं। लेकिन पहले ज्यादातर रेडियो जब मैं सुनती थी तो एक चीज होती थी कि मुश्किल होता था, इंटरनेट इतना अवेलेबल था नहीं, घर पे था भी नहीं, फोन भी नहीं था। तो फिर जब बहुत वक्त बाद हमको वो शक्ल दिखती थी तो बड़ी हैरत होती थी कि ये वही है, क्योंकि हम आवाज से शक्ल मिलाते हैं तो कई बार वो नहीं मिलती। वैशाली जी की कविताओं की सबसे सुंदर बात यह है कि कभी कभी लगेगा कि उम्र के किसी बहुत उम्र के पड़ाव तो कहीं बहुत आगे कोई शख्स बैठे कोई कविता लिख रहा है जिसने बहुत कुछ देख लिया है। फिर लगता है कि कोई बच्ची कविता लिख रही है जो बारिश को बड़े प्यार से देखती है, जिसको बारिश चुटकुले जैसी लगती है। फिर लगता है कोई स्कूल की बच्ची है जिसको नया नया प्रेम हुआ है, तो वो अपनी बात कह रही है कि मैं ऐसे खिल जाती हूँ पत्तियों की तरह। ये कुछ कुछ कहने को बहुत कुछ है, शिवम जी को सुन लेते हैं, बाकी शिवम जी 1 से 2 पढ़कर मिनट में आपको आप ज्यादा ही समझ आएगा। से हैं। जी, समय की जी सीमा है वरना बातचीत तो हमारी अभी पूरी हुई नहीं है, अभी और बात करने को जी कर रहा है। शिवम जी। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि समय की सीमा है अपनी। तो बात फिर वही घूम फिर के आती है कि जो एक एक गृह के अंदर एक गृह के होने की जो चाह है, वो हमें इस किताब की लगभग सभी कविताओं में देखने को मिलती है। और सारी कविताएँ ही लगभग कविताएँ असल में हैं ही कि हम किसी भी नए परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाएँ। तो वो आवाज़ जो है बहुत लाउड ना होते हुए भी, बहुत हल्ला और शोर ना मचाते हुए भी वैशाली जी की जितनी भी कविताएँ हैं, वो सब अपने आप में प्रतिरोध करती हैं। वो अभी जो कविता इन्होंने खुद पढ़ी थी, इस बरस की लड़की का इंटरव्यू, कि अब बहुत बहस करने से वो समझ चुकी है कि बहुत बहस करने से नहीं होती, कुछ बदलाव नहीं आएगा, जो आपको करना है वो आप कर डालिए, तब चीज़ें बदलेंगी। तो ये जो बात है, ये लगभग उन सभी कविताओं में देखने को मिलेंगी और खासकर स्त्रियों के प्रति जो एक नज़रिया है, जो मतलब हम स्त्रियों को गृह स्वामिनी के तौर पे देखते हैं। और ये पुरुषों को ऐसा लगता है कि उन्होंने उनको महिलाओं को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप ज़िम्मेदारियाँ सौंपने वाले कौन होते हैं? वो तो प्रकृति की ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो उनकी जैसे आपकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वैसे उनकी भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो आपसे बेहतर कहीं बेहतर निभा रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक पृथ्वी को अपने अपने भीतर देखने की चाह है, जो अपनी पीड़ा को और सभी की पीड़ा को समाहित करते हुए जो भी कविताएँ लिखी गई हैं, जो कुछ भी सोचा गया है, वो बहुत सुंदर है इस किताब में और ये किताब सभी को पढ़नी चाहिए। एक आखिरी बात, एक कविता है इसमें, नौसिखिया चित्रकार। अ, बहुत पढ़ेगा कोई तो लगेगा कि हाँ, बहुत अधिक कल्पनाशील होकर लिखी गई कविता है कि
पेड़ों को उसमें पेड़ों को जो है वो आसमान में टांग दी जाए, बादलों की सड़कें बनाई जाए और औरत को चट्टान की तरह दिखाया जाए। मतलब जो कुछ इस तरह की बातें की गई हैं जो हम अमूमन नहीं करते हैं, जो हमको लगता है कि नहीं ये बातें बहुत उल्टी पुल्टी हैं। और फिर बाद में ये कहा भी गया है कि इस तरह से उलट पुलट कर मुझ नौसिखिया ने मतलब एक चित्र का एक ऐसी एक ऐसा एक चित्र बनाया है। तो जो ये इच्छा है चित्र बनाने वाली, मुझे लगता है ये सभी के अंदर होनी चाहिए। इतने बदलाव की इच्छा सभी के अंदर होनी चाहिए। और आखिर में अमीर मिनाई का एक शेर है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो वो जो सबकी पीड़ा अपनी पीड़ा के साथ बांध लेने की जो क्षमता है वो वैशाली की कविताओं में है। इन कविताओं को उनके पाठक मिलें और कविताएं बहुत अधिक पढ़ी जाएं, समझी जाएं, बार बार पढ़ी जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जी। वैशाली जी का कविता संग्रह वास्तव में बहुत ही नया और बहुत ही अलग तरीके का है, तो मैं भी चाहूंगी कि इसे पढ़ा जाए, इस पर बात हो। आप लोग हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली जी, अंशिका जी, शिवम जी, जितने दर्शक जुड़े रहे, सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और चर्चा पे। नमस्कार।